निक्की और राहुल एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। निक्की की माँ एक दिन निक्की से कहती है, निक्की, राहुल से तुम इतने दिनों से प्यार करती हो, तुम्हें करीबन 5 साल हो गए होंगे, लेकिन तुमने अभी तक शादी की बात आगे ही नहीं बढ़ाई। तुम्हें शादी की बात कर लेनी चाहिए। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो पता ही है ना, राहुल का घर गाँव में है और वो शहर में रहता है। अभी उसकी जॉब भी नहीं लगी है, उसके पास ज़मीन है। मैं गांव में कैसे रह सकती हूँ माँ? गांव में कैसे एडजस्ट करूँगी? मुझसे तो नहीं होता। अरे बेटा, तुझे तो पता ही है, राहुल के पास 100 बीघा ज़मीन है और राहुल इकलौता वारिस है। अब वहाँ शहर में नौकरी थोड़ी करेगा, वो तो पढ़ने के लिए आया है। अब तू उसे प्यार भी करती, उसे छोड़ना भी नहीं चाहती, तो रहना तो तुझे गाँव में ही है ना। अरे माँ, लेकिन गाँव के रूल्स कितने अजीब होते हैं, वह मुझसे फॉलो नहीं होंगे। आपको तो पता ही है, मैं बचपन से ही शहर में पली बड़ी हूँ, शहर के रूल से मैं जानती हूँ। जबकि आपको तो पता ही है, शहर के भी सही से फॉलो नहीं करती, तो गांव के कैसे करूंगी? तू चिंता क्यों करती है? राहुल तेरे साथ है ना। अब क्या था, निक्की को फिक्र होने लगती है कि वहाँ शादी तो कर ले, लेकिन गांव में कैसे रहेगी। हे भगवान, मैं राहुल को छोड़ भी नहीं सकती, उसके बिना रह भी नहीं सकती और शादी भी उसी से करनी पड़ेगी। तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। गाँव में मुझसे रहा नहीं जाता और राहुल शहर में रह नहीं सकता। मुझे राहुल से ही बात करनी होगी। निक्की राहुल के पास जाती है। राहुल, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता ही है, तुम गांव में रहते हो, गांव में रहोगे और आगे से तुम शहर नहीं आओगे, और मुझे तो शहर में रहना ही पसंद है। गांव में मैं कैसे रहूंगी और पता नहीं गांव का माहौल कैसा होगा, मुझसे एडजस्ट हो पाएगा या नहीं। अरे निक्की, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। वैसे भी मेरी माँ ऐसी नहीं है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे राहुल, सभी लड़के ऐसा ही कहते हैं पहले कि मेरी माँ ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसी होती है। मुझे तो पता भी नहीं है गांव का माहौल कैसा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। निक्की कुछ समझ नहीं पाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, निक्की, अब तुझे शादी करनी होगी। तेरी सारी दोस्तों की शादी हो चुकी है और तुम्हारे रिश्तेदार में जितने भी तुम्हारी बराबरी के हैं, सबकी शादी हो चुकी है। अब मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे ही कुंवारी बैठी रहो। वैसे भी करना तुम्हें राहुल से ही शादी है, इसलिए शादी कर लो, वरना मैं जल्दी तुम्हारी दूसरे लड़के से शादी करा दूंगी। अब क्या था, निक्की पर दबाव बन चुका था। उसकी माँ उससे दूसरी शादी के बारे में बात कर रही थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि वह राहुल से ही शादी करेगी। क्या था, कुछ समय बाद उसकी राहुल से शादी हो जाती और गाँव में चली जाती है। गाँव में सुबह सुबह उसकी पहली रसोई थी। आज मेरी पहली रसोई है। वैसे तो लड़कियां खुश होती है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है कि मैं क्या करूँगी। लेकिन अच्छा ही है, अगर माँ जी को पसंद नहीं आएगा तो हम दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाएगी और इससे राहुल तंग आकर शहर चला जाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि मैं ऐसा ही काम करती हूँ जिससे कि माँ जी नाखुश हो जाए। अब क्या था, निक्की ने ठान लिया था कि उसकी सास को उसे गुस्से में करना था। अरे माँ जी, कहाँ जा रही हो आप सुबह सुबह? कुछ नहीं बेटा, वो क्या है ना, योगा करने के लिए जा रही हूँ। अरे माँ जी, आप योगा करती हो? हाँ बेटा, उसमें क्या है, शहर वाले योगा थोड़ी करते हैं, हम गांव वाले भी बाबा रामदेव को देखकर योगा करना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें पता है, मैं कई सालों से योगा कर रही हूँ और जब तक योगा नहीं कर लेती तब तक तो मैं खाना भी नहीं खाती। अच्छा बेटा, तेरा जो भी मन में आए वो खाना बना ले, मैं योगा करने जा रही हूँ। अब क्या था, निक्की किचन में जाती है और बर्गर बना लेती है। कुछ समय बाद सास आती है। बेटा, खाना बनाया नहीं या नहीं? मुझे काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी है। हाँ माँ जी, बना लिया है। क्या है ना, मैंने आज बर्गर बनाया है। मुझे ना खाना बनाना तो आता ही नहीं, शहर में तो बर्गर ही खाती हूँ, इसलिए बर्गर ही बना लिया। अरे बेटा, तो अच्छा किया, तुझे पता है मुझे बर्गर बहुत ही पसंद है, और हाँ, कभी कभी तो पिज़्ज़ा भी खा लेती हूँ। तू क्या करना, कल पिज़्ज़ा बना लेना। अरे माँ जी, आपको बर्गर पसंद है, लेकिन गाँव में तो औरतों को बर्गर पसंद कहाँ होता है, आपको कैसे पसंद है? अरे बेटा, गाँव की है तो क्या हुआ, तुझे पता है, मुझे सब पता होता है, बर्गर मैगी सब के बारे में पता, और मुझे तो खाने से अच्छे यही लगता है। आज तो मैं तुझसे बहुत ही खुश हूँ, पहली रसोई में भी तूने इतना अच्छा काम किया बेटा, मैं तुझसे बहुत ही खुश हूँ। आज तो तुझे गोल्ड का नेकलेस देकर ही रहूँगी। अब क्या था, निक्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी सास बिल्कुल मॉडर्न तरीके से जो बात कर रही थी। अरे माँ जी, आप तो बिल्कुल शहर की औरतों जैसी हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप तो गाँव में रहती हो ना। हाँ हाँ बेटा, गांव में रहती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि शहर के तौर तरीके नहीं जानती, और वैसे भी मुझे तो ये सब चीज़ें पसंद है बेटा, तू बना लिया कर। अब क्या था, निक्की अपने कमरे में चली जाती है और फिर आज तो माँ जी मुझसे गुस्सा ही नहीं हुई। मुझे लगता है कि मुझे कुछ मॉडर्न कपड़े पहनने चाहिए। अगर मैंने मॉडर्न कपड़े पहन लिए तो सास का गुस्सा तो फूटेगा ही, क्योंकि बहू
अगर गांव में मॉडर्न कपड़े पहने तो कोई भी सास खुश रह ही नहीं सकती। अब क्या था, दूसरी सुबह होते ही निक्की मॉडर्न तरीके से अपनी सास के पास जाती है। माँ जी देखिए कैसी लग रही हूँ मैं। अब क्या था, कुछ देर तो सास चुप रहती है, थोड़ी ही देर बाद, अरे वाह बेटा, तू तो बड़ी ही फूटरी लग रही है। तुझे पता है मुझे शहर की लड़कियाँ काफ़ी पसंद होती है, और मैंने तो राहुल से कह ही दिया था कि मेरी बहू आएगी तो शहर की, और हाँ मैं उसे मॉडर्न तरीके से रखूँगी और मॉडर्न कपड़े पहनाऊँगी। तू कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया, अब तू ऐसे ही कपड़े पहन के रखा कर। अरे माँ जी, लेकिन आपको बुरा नहीं लग रहा? गांव में कोई सास अपनी बहू को ऐसे कपड़े थोड़ी ही पहनने देती है। अरे बेटा, होती होंगी गांव की सासें ऐसी, मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मैं तो काफ़ी दिनों से तुझसे कहना भी चाहती थी कि तू मॉडर्न कपड़े पहन लिया कर, लेकिन मुझे लगा कि तू नहीं पहनती होगी, इसीलिए मैंने नहीं कहा। बेटा, अगर राहुल तुझसे मना नहीं करता तो तू हर रोज़ ऐसे ही कपड़े पहन लिया कर। अब क्या था, यहाँ कहकर सास तो चली जाती है, लेकिन निक्की का सर चकरा जाता है। हे भगवान, ये सासू माँ कैसी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अब क्या था, निक्की अपने पति के पास जाती है। ये माँ जी मुझे कुछ क्यों नहीं कह रही, क्या तुमने उनसे कुछ कहा है क्या? अरे मैंने माँ से कुछ नहीं कहा, क्या हो गया? अरे कल मैंने माँ को बर्गर बनाया तो खुश हो गई, बोलती है कि मुझे तो पिज़्ज़ा भी पसंद है, मैगी भी पसंद है, और आज मॉडर्न तरीके से कपड़े पहने तो भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अरे तुम्हें नहीं पता है निक्की, मेरी माँ ऐसी ही है। वहाँ ना बचपन में पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब उनकी बाबूजी से शादी हो गई ना तो वो पढ़ भी नहीं पाई और उनके सपने अधूरे रह गए। इसीलिए उन्होंने हमेशा यही सोचा था कि जब भी उनकी कोई बहू आएगी ना तो वो कभी भी अपनी बहू को बहू की तरह ट्रीट नहीं करेगी, बल्कि बहू को बेटी की तरह ट्रीट करेगी और उसके सारे सपने पूरे करने में उसकी मदद करेगी। तब से ही माँ ऐसी ही है। कोई भी हो, कभी भी माँ से कुछ कहता है तो वहाँ एक ही बात कहती है, जब मेरी बहू आएगी ना तो मैं उसके सारे सपने पूरे करूँगी। वहाँ बहू नहीं, मेरी बेटी रहेगी। और माँ की सास है ना, उन पर रोक टोक करती थी, जो कि माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन माँ ने सोच लिया था कि वहाँ अपनी बहू पर कभी भी रोक टोक नहीं करेगी, उसे अपने हिसाब से ही जीने देगी। अरे वाह, सच में तुम्हारी माँ तो बहुत ही अच्छी है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। मुझे अब गांव में रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शहर में भी तो मैं ऐसी ही रहती अगर किसी से शादी करती तो। और वैसे भी शहर की सास भी कुछ कम नहीं होती, अपनी बहुओं पर रोक टोक तो लगाती है। लेकिन माँ जी का नेचर मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। अब तो मैं तुम्हारे साथ क्या, माँ जी के साथ रहने में भी बहुत ही खुश हूँ। अरे वाह, अब तो मेरी किस्मत ही खुल गई। मतलब तुम दोनों सास बहुएं मिल जाओगी तो मेरा क्या होगा? अरे ऐसा थोड़ी ही होगा, लेकिन मुझे सच में माँ से भी प्यारी माँ मिल चुकी है। अब मुझे किसी बात का गम नहीं। अब क्या था, निक्की बहुत ही खुश थी क्योंकि उसकी सास उसे जो मिल चुकी थी वो भी मनपसंद सास और मॉडर्न सास। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कविता आज सुबह बेहद ही ज़्यादा खुश थी। वह अपने पति से कहती है, मोहन जी आज मेरी माँ आने वाली है, हम दोनों कितने वक्त बाद मिलेंगे। आपको पता भी है माँ के आने का कब से मुझे इंतज़ार है, काश कि बस हम जल्दी ही मिल जाएं। हाँ कविता, ये खुशी तो तुम्हारे चेहरे पर साफ झलक रही है। मुझे भी तुम दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। मैं जल्द ही बस माँ को लेकर आता हूँ और तुम दोनों आराम से बैठकर काफ़ी लंबी बातें करना। हाँ मोहन जी, आपको पता है माँ बेटियों की बात किस तरह की होती है। जब हम मिल जाते हैं ना तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। अरे देख लेना, मुझे मत भूल जाना, वरना तुम दोनों माँ बेटियाँ मुझे भूल जाओ। अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? आपको हम कैसे भूल सकते हैं? अब क्या था, कुछ समय बाद ही मोहन कविता की माँ को घर ले आता है। अरे माँ कैसी हो? आ गई, देखो आपके लिए कितना सारा खाना बनाया है मैंने। हाँ बेटा, बस आ गई। तेरे घर आने का इंतज़ार ही था कि कब तेरे घर पहुंच जाऊं और मेरी बेटी से मिल लूं। और माँ, मुझे भी आपका इंतज़ार था। आप मोहन जी से पूछिए, 3 दिनों की मैं सिर्फ आपके बारे में ही बातें कर रही हूँ कि कब मेरी माँ घर आएगी, कब ऐसा होगा, कब वैसा होगा। माँ मुझे आपकी बहुत याद आती है। हाँ मेरी लाडो, मुझे भी तुम्हारी बहुत ही याद आती है। दोनों माँ बेटियाँ काफ़ी देर तक बातें करती है और मोहन अपने कमरे में चला जाता है। मोहन कमरे में खड़ा खड़ा सोच रहा था, कविता को अपनी माँ से मिलने पर कितनी खुशी हो रही है। एक बेटी अपनी माँ से कितना प्यार करती है। वहीं पर मेरी माँ गांव में है, मैं उन्हें कभी भी याद नहीं करता हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जल्दी ही मेरी माँ को भी घर लाऊंगा। उन्हें भी तो मेरी याद आती होगी। आखिर माँ तो माँ होती है, भले ही बेटा हो या बेटी, उनके लिए तो प्यार बराबर ही होता है।
अब क्या था, एक दिन सुबह सुबह मोहन कविता से कहता है, कविता, माँ भी गांव में रहती है, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा, क्यों ना हम माँ को घर ले आए, वैसे भी वो अकेली बोर ही होती होंगी। अरे जी, आप कैसी बातें कर रही हो, मेरी माँ यहाँ पर है, मैं दोनों की सेवा कैसे कर पाऊँगी। मुझे नहीं लगता कि अभी आपको माँ जी को यहाँ पर लाना चाहिए। अरे कविता, कैसी बातें कर रही हो, माँ यहाँ पर आएगी तो मम्मी जी के साथ उन्हें अच्छा लगेगा, दोनों का टाइम पास भी हो जाएगा, कितना अच्छा लगेगा ना दोनों को। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, दोनों को संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ये भी तो आप सोचो। कविता अपने पति से साफ मना कर देती है कि वहाँ उसकी माँ को घर ना लाए। अब क्या था, कविता अपनी माँ से जाकर कहती है, देखिए ना माँ, मोहन जी जिद पर अड़े हुए हैं कि वो उनकी माँ को गांव से यहाँ पर लाएंगे। अब आप देखिए ना, शहर का खर्चा कितना होता है और ऊपर से काम भी बढ़ जाएगा माँ जी का। आप उनको समझाइए ना, वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। अरे लेकिन दामाद जी क्यों नहीं सुन रहे, दामाद जी को समझना चाहिए ना, तू अकेली क्या क्या करेगी, मैं भी आ गई हूँ, तेरी सास भी आ जाएगी, फिर हम दोनों को संभालना मुश्किल हो जाएगा ना। वैसे भी बेटा, आजकल शहर में खर्चे बहुत ही बढ़ जाते हैं, मुझे ही दामाद जी को समझाना होगा, वरना पता नहीं वो कब अपनी माँ को ले आए। कविता की माँ अपने दामाद के पास जाती और कहती है, दामाद जी, आपको पता है शहर के खर्चे कितने होते हैं और आप अपनी माँ को लाने की बात कर रहे हो, गाँव में इतने खर्चे नहीं होते, वो रह लेगी, वैसे भी अकेले ही रहना है अब तो ज़िंदगी में। मुझे ही देख लो, मैं भी अपने बहू बेटे के साथ नहीं रहती, उनकी लाइफ में दखल देना अच्छा थोड़ी ही लगता है मुझे, इसीलिए आप समझिए, बेचारी कविता के साथ ऐसा मत कीजिए। अगर आपकी माँ यहाँ पर आ जाएगी तो आपका खर्चा तो बढ़ेगा ही, उसका काम भी बढ़ जाएगा, इसलिए आप अपनी माँ को अभी मत लाइए। लेकिन माँ जी, वो मेरी माँ है, जिस तरह कविता आपसे प्यार करती है उसी तरह मैं भी अपनी माँ से प्यार करता हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी माँ को ला कर ही रहूँगा। बेटा, दामाद जी तो सुन ही नहीं रहे, उन्होंने तो जिद पकड़ ली है कि वो अपनी माँ को ला कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ, मैंने कहा ना, वो नहीं सुन रहे, ना तो मेरी सुनी ना ही आपकी सुन रहे, किसी की भी नहीं सुन रहे, वो तो अपनी माँ को ला कर ही रहेंगे। अब क्या था, मोहन अपनी माँ को दूसरे दिन ही अपने घर ले आता है। अरे वाह समधन जी, आप यहीं पर है, मुझे आपको देखकर बड़ी ही खुशी हुई, अब तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आप जो यहाँ पर हो। अरे हाँ, वो तो है, लेकिन आपको भी अभी नहीं आना था समधन जी, देखिए ना, मैं भी आ गई हूँ, आप भी आ गई है, अब बेचारी कविता का काम बढ़ जाएगा। अरे काम का क्या है, हम करवा लेंगे, वैसे भी मैं तो अपनी बहू रानी की मदद करवाती ही रहती हूँ, पूछ लेना अपनी कविता से, कभी भी मैंने उस पर पूरा काम का बोझ दिया ही नहीं, है ना कविता। हाँ माँ जी, वो तो है। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। कविता अपनी सास से सही से बात भी नहीं करती और किचन में चाय बनाने चली जाती है। अचानक कविता को क्या हो गया, मुझे देखकर मुझे लगता उसे खुशी नहीं हुई। वैसे समधन जी, आप अपना काम खुद ही कर लेना, मेरी कविता पर वैसे भी इतना बोझ मत डालना, बेचारी वैसे ही मुझे मेरा काम संभाल रही है, मुझे संभाल रही है, और ऊपर से आप आ गई तो आपको संभालना उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल समधन जी, मैं उस पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी। अब क्या था, कविता की माँ यहाँ कहकर अपने कमरे में चली जाती है। मोहन अपनी माँ से, माँ आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना आपका बेटा, आप बस आराम से यहीं पर रहिए, आपको कुछ भी काम हो तो मुझसे बोल देना। हाँ बेटा ज़रूर, तुझसे ही तो बोलूँगी, तेरे लिए ही तो यहीं पर आई हूँ, तुझे पता है मैं गांव में तुझे कितना मिस करती थी बेटा, मुझे याद तो आती थी, लेकिन मैं इसीलिए नहीं आ पाई कि तूने आज तक मुझसे कहा ही नहीं, मुझे लगा कि खर्चे बहुत होते हैं शहर में। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो, अपने माँ बाप का खर्चा भी खर्चा होता है क्या, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता मुझे इससे। अब क्या था, मोहन अपनी माँ के साथ काफ़ी देर तक बातें करता है, लेकिन कविता का व्यवहार अपनी सास के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक दिन सुबह सुबह, अरे माँ जी, आप किचन में क्या कर रही है। कुछ नहीं बेटा, वो मेरे लिए चाय बना रही थी। अरे माँ जी, इतना दूध नहीं लेते हम, क्या आप दिन भर चाय पियो, गाँव की बात अलग है, वहाँ पर जानवर दूध देते हैं, गाय दूध देती है, भैंस दूध देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जानवर नहीं है, यहाँ पर आपको पता ही है कि हम दूध मार्केट से लेकर आते हैं, तो आप इतनी चाय मत पीजिए। लेकिन बेटा, मैं तो अभी पहली बार ही चाय बना रही हूँ, मैंने सुबह की चाय ही नहीं पी, वो क्या है ना, मैं नहाने और पूजा करने के बाद ही चाय पीती हूँ। माँ जी, यहाँ पर चाय एक बार ही बनती है सुबह, जो पी ले वो पी ले और जो रह जाए सो रह जाए, कल से आप चाल मत बनाइएगा। कविता यह कहकर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद समधन आती है। अरे समधन जी, ये क्या है, आप कितनी सब्जी
बनाती हो हर तरह की, इतनी सब्जी मत बनाया करो, यहाँ पर खर्चा बहुत होता है, मेरी कविता के ऊपर बोझ पड़ेगा। और दामाद जी की तो आप सोच ही सकते हो, आपका बेटा जो है। बेचारी मोहन की माँ उनके सामने कुछ नहीं कहती। कुछ समय ऐसे ही बीतता चला जाता है कि एक दिन, बहू मुझे बहुत ही बुखार आ रही है, मोहन भी अपने ऑफिस चला गया है, डॉक्टर को बुला ले, मेरी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे माँ जी, हर तीसरे दिन आपको बुखार आती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप गांव से शहर क्यों आई हो, गांव में ही रहती ना, वैसे भी यहाँ पर हमारा खर्चा बढ़ गया है, ऊपर से आपका काम करूँ, ये करूँ, वो करूँ, मैं तो तंग आ चुकी हूँ आपसे। एक काम कीजिए, आप गाँव वापस चले जाइए। लेकिन बहू तो ऐसा क्यों बोल रही है, मोहन ही तो मुझे गाँव से यहाँ पर लेकर आया है, मैं तो गांव पर ही रहती थी। अरे मोहन जी तो है ही ऐसे, पता नहीं उनको क्या सूझी तो आपको यहाँ पर ले आए, एक तो मेरा काम बढ़ा दिया, ऊपर से आपका हर रोज़ का खर्चा, ये करो वो करो, मुझे तो समझ नहीं आता, हम घर का खर्चा चलाएंगे या आपका इलाज करवाएंगे। ठीक है बहू, अगर ऐसा है तो मैं कल ही गाँव चली जाती हूँ। अब क्या था, यहाँ सारी बातें मोहन सुन रहा था। मोहन चिल्लाकर, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम ही मेरे घर से क्यों नहीं चली जाती, मेरी माँ की हर जिम्मेदारी संभालना मेरा अधिकार है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह की बात करने की। एक तो तुम अपनी माँ को कई दिनों से यहाँ पर लेकर बैठी हूँ, मैं उनको माँ ही समझता हूँ, माँ जैसा ही सम्मान देता हूँ, कभी भी मैंने उनको बोझ कहा क्या, तो तुम मेरी माँ को बोझ कैसे कह सकती हो। मैं तो कमाता हूँ और मैं मेरी माँ बाप के लिए नहीं कर सकता तो किसके लिए करूँगा। जब मैं तुम्हारे माँ बाप को संभाल सकता हूँ तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है कि मैं अपने माँ बाप को संभाल रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह की बात करने की। आज के बाद से अगर तुमने इस तरह से बात की क्या, अभी इसी वक्त तुम मेरे घर से निकल जाओ। जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती वो मेरे इस घर में रहने के लायक नहीं है। कविता की माँ, ठीक है बेटा, दामाद जी बिल्कुल सही कह रही है, मुझे इस घर से जाना चाहिए। कविता की अपनी माँ को इस तरह देखकर बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मोहन जी ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। माँ के बारे में उन्होंने थोड़ा गलत कहा, इसमें इतना बुरा लगा, तो उनकी माँ के बारे में तो हर रोज़ ही गलत बोलती हूँ। माँ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी।